जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल जादौन इंग्लिश एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं एक और प्यारी सी स्ट्रैटेजिक वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी रिसेंटली किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हैं या कोई भी आने वाले टाइम में एग्जाम देने वाले हैं और उनकी इच्छा है कि वो एक अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए, अच्छा उनका स्कोर हो, या फिर किसी किसी स्टूडेंट की इच्छा होती है कि वो टॉपर्स की लिस्ट में आए। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अगर आप स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं, टॉपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। पहली एक्यूरेसी और दूसरी स्पीड। जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, स्पीड खराब है, वो भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता है, और जिसकी एक्यूरेसी बेकार है, स्पीड अच्छी है, तो भी उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम निकलेगा नहीं, टॉप करना तो दूर की बात, ठीक है। लेकिन जिसके पास एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड या स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी अच्छी होती है, वो बंदा एग्जाम भी क्वालिफाई करता है और उनकी इच्छा होती है कि वो टॉपर्स की लिस्ट में आए, तो वो टॉप भी करते हैं। जैसे अगर आप मेरा देखोगे तो मैंने कई बार बैक टू बैक एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स में फुल स्कोर किया है अपने सब्जेक्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चीजें रिलेटेबल हैं। मैं अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिकली समझा पाऊंगा कि एक्चुअली एग्जाम हॉल में किस तरह का प्रेशर होता है और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो स्पीड और एक्यूरेसी की जो मैं बात कर रहा हूं, एक्चुअली ये किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेबल है, ठीक है। इनकी आपस में कितनी मित्रता है इसको समझ लेते हैं। देखो, स्पीड और एक्यूरेसी दो ऐसे शस्त्र हैं जो हार्डली किसी स्टूडेंट के पास होते हैं एक साथ। जैसे बोलते हैं एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती, वो सीन है। किसी के पास एक्यूरेसी है तो स्पीड नहीं, किसी के पास स्पीड है तो एक्यूरेसी नहीं। सर ये होता क्या है स्पीड और एक्यूरेसी, बताता हूं। जैसे दोनों के बीच में फिल्टर हम लोग कर लेते हैं कि एक्चुअली एक्यूरेसी क्या होती है और स्पीड क्या होती है। स्पीड तो कॉमन सी चीज है, आपको पता ही होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, जैसे आपने कोई सिलेबस निकाला, उसको पढ़ लिया और आपने आंसर कर दिए, लेकिन पढ़ने के बावजूद आपने आंसर कितने परसेंट तक सही किए, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, 25 क्वेश्चन पूछे गए, आपने जवाब दिया 5 क्वेश्चन का, तो आपकी एक्यूरेसी खराब है। पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद 5 क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, एक्यूरेसी खराब है। अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लिए हो और 25 के 25 सही करके आ रहे हो, दैट इज द परफेक्ट एक्यूरेसी। परफेक्ट, इससे ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। अगर आप 20 भी लेके आते हो तो भी आप परफेक्ट की लिस्ट में आ सकते हो, यानी कि 25 में से 20 सही हो रहे हैं, मतलब आपने बहुत ईमानदारी से अपने सिलेबस को पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। लेकिन उस एक्यूरेसी को अच्छे परसेंटेज तक लेके जाना, ये स्पीड का काम होता है, क्योंकि लोगों की एक्यूरेसी अच्छी होती है, पढ़ के चीजों को समझ लेते हैं और आंसर कर देते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा ले जाते हैं। 2 मिनट की चीज में 5 मिनट का टाइम ले रहे हैं, तो एक्यूरेसी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। एग्जाम हॉल में आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उतना ही लिमिटेड टाइम होता है, तो आपको लिमिटेड टाइम के अंदर सटीक जवाब देने होते हैं। दैट इज द मैटर ऑफ योर एग्जाम क्वालिफिकेशन, और आप बनना चाहते हैं टॉपर, तो ठीक है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, एक्यूरेसी सही किस प्रकार होती है, एक्यूरेसी के लिए आपके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इन पे काम बाद में करेंगे, लेकिन किन किन चीजों की जरूरत होती है कि आपकी 100% एक्यूरेसी रहे। उसके लिए सबसे पहली चीज, जैसे मान लो जितने भी मार्क्स का आपका एग्जाम है, सारे के सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, आप टॉप कर जाओगे। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, बताएंगे क्यों नहीं होता। सारे के सारे, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्या करना होगा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। क्या ऐसा होता है कि स्टूडेंट के साथ? नहीं होता। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, एक बार आपने सीख लिया, पढ़ लिया, तो भूल जाते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई हम लोगों का जो स्कोर है वो 100% नहीं हो पाता। तीसरी चीज कि जो भी आपका, जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश की बात कर रहा हूं, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके वोकैबुलरी के, या डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं ग्रामर के, या डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो गलत क्यों होते हैं पता है? क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी ओरिएंटेशन बहुत ही ढीली होती है। ओरिएंटेड क्वेश्चंस आप लोगों के पास नहीं होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो 4 साल से, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आपका एक भी नहीं फंस रहा, इसका मतलब जो आप कंटेंट पढ़ रहे हो वो ओरिएंटेड नहीं है, आप इधर उधर की बातें पढ़ रहे हो। समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ओरिएंटेड पढ़ाता हूं, दूसरा कोई नहीं, लेकिन आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन के साथ, सही कंटेंट के साथ पढ़ाई करनी है। कम टाइम में सटीक चीजें पढ़नी है,
एक्यूरेसी बेटर आएगी। आप भरमार पढ़ रहे हो, पूरी की पूरी किताब रट डाल रहे हो, क्वेश्चंस की ओरिएंटेशन बहुत खराब है, क्वेश्चंस फंस नहीं रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत होता है। एग्जाम में कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसकी ओरिएंटेशन बहुत ही शानदार होनी चाहिए। ये कहाँ से मिलेगी, ये आपको एक गाइड ही बता सकता है, ये आपका एक टीचर जो आपको पढ़ाता है वही आपको अच्छे से बता सकता है कि इसकी, और टीचर भी वही होने चाहिए जो अपडेटेड हैं, जो अपने कंटेंट पे समय देते हैं। बहुत सारे टीचर्स की कमियां भी होती हैं, खूबियां तो सब में होती ही हैं। मान लो किसी टीचर ने आपको 2 साल में सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन 2 साल की चीजें हम लोग 6 महीने में भी पढ़ सकते थे अगर उनका थोड़ा सा भी योगदान ओरिएंटेशन में होता तो। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए, लेकिन ये सत्य है। ऐसे ही इंग्लिश में होता है, हर सब्जेक्ट में होता है एक एडवांस पार्ट, मैथ्स में भी एडवांस पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो लोग समझ से बाहर होते हैं। ऐसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है जिसपे ना तो टीचर्स बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं ना ही स्टूडेंट, और दोनों की ही कमियां हैं, क्योंकि इसमें पढ़ाने और पढ़ने वाला जैसा कोई काम नहीं होता। इसके लिए पर्टिकुलर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। कि सर ये तो रही एक्यूरेसी की बात, किसकी बात, एक्यूरेसी की बात। अब हम बात कर लेते हैं भैया स्पीड की बात, कि सर स्पीड एग्जाम हॉल में जब हम बैठे होते हैं तो किस तरह से बढ़ती है। ठीक है, जो चीज मैंने जो फेस करा है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं फेलियर हूं, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूं। मैंने एग्जाम में भी जो जिस चीज पे काम किया उसमें जो है स्कोर बनाया है ना, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, और अभी भी मैं अपनी लाइफ में लूजर नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत जीरो से आकर के। तो मैं जो प्रैक्टिकल किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, हो सकता है आपका फायदा हो जाए। ठीक है, लेना ना लेना आपकी मर्जी है। जैसे लोगों के पास थिंकिंग पावर की कमी होती है जिसकी वजह से स्पीड कम होती है। जैसे कि हमारे साथ हम जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हमारी आंखों के सामने कुछ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, उनमें से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्मार्ट हैं, एक बार चीजों को मैंने बोल दिया तो उन्होंने कैच कर लिया, दूसरी बार पूछा तो बता दिया। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको 10वीं बार हम लोग बताए जा रहे हैं, उसकी समझ से बाहर जा रहा है, उसकी कैचिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, थिंकिंग पावर सब नल है। तो ये जिस स्टूडेंट के अंदर होती है सोचने की क्षमता, कैच करने की क्षमता, उन लोगों की स्पीड अच्छी होती है। तो आप किस कैटेगरी में आते हो और कितना इंप्रूव कर रहे हो, इस चीज पे काम करना होगा। आपको अपनी सोचने की क्षमता इंप्रूव करनी होगी, है ना। आप जो भी कोई टीचर पढ़ा रहा है उस चीज पे आपको कंसंट्रेशन 100% आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। कंसंट्रेशन पावर यानी कि आपको जो भी टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा कि वो पढ़ा क्या रहा है। इधर उधर की बातें हम लोग करते हैं, ये मैं लर्निंग टाइम के लिए भी बता रहा हूं और एग्जाम टाइम के लिए भी बता रहा हूं। यानी कि जब हम पढ़ते हैं तब भी हमें कॉन्सेंट्रेट जो है रहना चाहिए। और दूसरी चीज, जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं तो जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बाहर घूम रहा होता है। जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारा दिमाग बाहर कि भैया पेपर निकल जाएगा, मेरी सारी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, मेरे दोस्त जो हैं मेरे साथ फोटो खिंचाएंगे, मेरा जो है माला वाला डाल के स्वागत किया जाएगा, मैं अपनी माताजी की आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगा, मैं पिताजी की गरीबी खत्म कर दूंगा। ये सब आइडिया भाई, ये सब बाद की चीजें हैं, पहले आपको एग्जाम पे फोकस करना है। दुनियादारी की चीज पहले से ही उलझे हुए हैं हम, तो आपको फोकस्ड रहना पड़ता है अपने एग्जाम टाइम में। और सीखने के समय पे भी, जब हम लोग सीख रहे होते हैं उस टाइम पे भी हमें फोकस्ड रहना पड़ता है, तब जाके आपकी जो है मेंटल पावर स्ट्रांग होती है। क्योंकि पूरा खेल भाई दिमाग का है एग्जाम में। यहां आपको जिम करके आपसे बॉडी जो है वेट लिफ्ट नहीं करवाया जाएगा, आपके दिमाग का टेस्ट लिया जाता है। तो अपने दिमाग को तंदुरुस्त रखना, स्पीड तभी बढ़ पाएगी, सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन के अंदर आपको किसकी जरूरत पड़ती है, दिमाग की। क्योंकि पेन और पेपर का ज्यादा यूज आप एग्जाम में नहीं कर सकते, उतना समय नहीं होता है। ठीक है, कि एक क्वेश्चन में आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाए, एक्यूरेसी तो बन जाएगी, स्पीड कहां गई, स्पीड तो है ही नहीं। तो स्पीड के लिए कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। माइंड में ही कैलकुलेशन कर लो, चुटकियों में गुणा भाग जोड़ घटाई सब आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन पावर सीखते समय भी और पेपर देते समय भी, सोचने की क्षमता अच्छी करनी है आपको। ठीक है, फालतू चीजें, खाना पीना, बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आती है, हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही चीज के लिए। जैसे रीडिंग अगर आप करते हो तो आपका जो एडवांस पार्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो इंप्रूव होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका कोई टीचर मदद नहीं करेगा भाई, आपको खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। आपको डे 1 से रीडिंग की हैबिट डालनी पड़ेगी। क्योंकि रीड करने से क्या होता है, वर्ड्स जो होते हैं,
जो शब्द होते हैं, जो फ्रेजेस होते हैं, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होते हैं, वो हमसे फेमिलियर हो जाते हैं। मतलब जब भी हम रीड करते हैं तो रीडिंग की जब हैबिट हमें पड़ जाती है ना, तो बहुत सारी हेल्प हमें एग्जाम में मिलती है, चाहे वो एग्जाम में कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता। ये रीडिंग से सिर्फ इंग्लिश में मदद नहीं मिलेगी, आपको मैथ्स में, रीजनिंग, जीएस, कई सारी चीजों में मदद मिलती है, क्योंकि वो पावर बढ़ जाती है ना। आप आंखों से पढ़ना शुरू कर देते हो चीजों को, आप रफली पढ़ के चीजों को समझना शुरू कर देते हो। ये सिर्फ रीडिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो रीडिंग आप लोग डे 1 से स्टार्ट करो, है ना। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, समझने की क्षमता अंदर होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट होता है, चाहे पीक्यूआरएस का हो, कॉम्प्रिहेंशन का हो, आपका क्लोज टेस्ट का हो, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, रीड करने के बाद उसको जल्दी से समझना, ये हैबिट से ही आएगा। आपको महीनों तक रीड करना और समझना करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा कि पढ़ो समझो, मतलब पढ़ते रहो पढ़ते रहो। रीड करने की हैबिट डालो, घंटे आधे घंटे डेली का रूटीन बनाओ, ये करना ही करना है। और ये सिर्फ इंग्लिश के लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, सारे सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हिंदी पढ़ने की भी मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारी आदत बढ़ जाती है, मतलब इसमें भी इंप्रूवमेंट आता है कि आप लाइन को कवर करना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ती है धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश रीड करने से आपका सिर्फ इंग्लिश का ही फायदा होगा, और भी बहुत सारी चीजों में वोकैबुलरी मिल जाती है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। और उसके बाद कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जो चीज आप सीख रहे हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके प्रैक्टिस के बिना आप किसी भी चीज को याद नहीं कर सकते। जैसे मैंने तुम्हें कोई मैथ्स का फॉर्मूला सिखा दिया, ठीक है, मैंने कोई ग्रामर का रूल सिखा दिया, जैसे मान लो 200 रूल्स हैं टोटल पूरी ग्रामर में, क्या आप 200 रूल्स को याद कर सकते हो? कोई तरीका है? कोई तरीका है 200 रूल्स को याद करने का? और याद तो करना पड़ेगा। तो रूल्स को अगर आप याद करना चाहते हैं तो याद किया नहीं जाता उनको, आप डेली दिन में 4 बार रिवाइज करोगे, याद करोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। आपको उन्हीं रूल्स के बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करना पड़ेगा कि भैया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले द आता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस लगाओ। किताबें होती हैं हमारे पास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बैकग्राउंड में बुक्स को रख करके वीडियो बना करके टिकटॉक पे और उसमें इंस्टाग्राम रील पे डालने के लिए नहीं। यूट्यूबर बनना चाहते हैं आज के टाइम पे स्टूडेंट, दिखाना ज्यादा चाहते हैं कि देखो हम कितनी पढ़ाई करते हैं, बंदे आ रहे बंदे आ, ये सब मोह माया है मेरे भैया, रियलिटी से बहुत दूर है हम अभी, तो रियलिटी से हम बहुत दूर है, समझ रहे हो। तो आपको प्रैक्टिस, जो रूल्स आपने पढ़े हैं, जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं, इनको प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा रिजल्ट, ठीक है। अब आती है बात कि सर जो ओरिएंटेशन होती है ये कैसे पता चलेगी कि हमें कौन सी वोकैब पढ़नी चाहिए और कौन सी नहीं, कौन से क्वेश्चंस लगाने चाहिए। मैं बताऊं इफेक्टिवली तो आपको जो टीचर पढ़ा रहा है वही बता सकता है, ये पूरा उसी का पार्ट होता है। जैसे हम हर बार कहते हैं, जब भी मैं वोकैब की क्लास आपको देता हूं, वोकैब की जो मैं मैराथन क्लासेस देता हूं, मैं उसमें साफ साफ बोलता हूं कि हमारे चैनल से जो आप लोगों को वोकैबुलरी मिलती है उसकी बहुत ही हाईली ओरिएंटेड वोकैबुलरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, है ना। उस पर काम चल रहा होता है, हर एक वर्ड को समझाने से, सिखाने से पहले, डिलीवर करने से पहले मैं उसकी ओरिएंटेशन चेक करता हूँ कि ये वर्ड कितना मैटर करता है आपके एग्जाम को लेकर के। हम किसी भी हर एक एग्जाम के लिए नहीं पढ़ाते, हम पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ाते हैं कि भाई हमारी एक्सपर्टीज जो है एसएससी एग्जाम्स में है, तो एसएससी के फील्ड में देखो कि ये वर्ड कितना मैटर करता है। इसी वजह से पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि वोकैबुलरी अगर हमारे चैनल से पढ़ते हो तो आपकी ओरिएंटेशन बहुत ही शानदार होगी। आप कभी भी किसी वर्ड को जो है चेक करके देखना, ठीक है। और कॉम्प्रिहेंशन में जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कई बारी वीडियोस में बताता रहता हूं, इसमें तो नहीं बता पाऊंगा अभी, तो उनको आप लोग थोड़ा सा मतलब 1-2 वीडियो देख करके आप खुद से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और इसके लिए आपको रीडिंग की बहुत नीड होगी। अगर आप एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड मेंटेन कर लेते हो, और स्पीड को मेंटेन करने का सिंपल सा तरीका है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रखा है, अगर आपने आधा सिलेबस कंप्लीट किया है, आधा नहीं किया और उम्मीद कर रहे हो कि मेरा एग्जाम निकल जाएगा, बिल्कुल वाहियात उम्मीद है, क्योंकि आपने जो कॉन्सेप्ट्स छोड़े हैं वो तो गए, जो पढ़े हैं उनमें से भी 100% एक्यूरेसी नहीं आ सकती, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आपको आपके ऊपर काउंटडाउन चल रहा होता है ना टाइम का, उस टाइम पे आपका दिमाग काम करना छोड़ जाता है, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, दिमाग बाहर घूम रहा होता है, स्पीड कम हो जाती है ना, तो वहां पे एक्यूरेसी भी खराब हो जाती है। तो कभी भी आधा सिलेबस पढ़ के जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी वैसे ही खराब हो जाएगी, समझ रहे हो। और अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो स्पीड वहां पे डाउन हो जाती है। स्पीड डाउन कब होती है? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। सारी की सारी चीजें जो भी सिलेबस में होती हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर होने के बाद उनकी हद से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों बढ़ जाएगी, 100% आपके क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाएंगे,
ठीक है, जब आप 100% का टारगेट लेके चलोगे ना कि मैं 100% सही करके आऊंगा, मैंने स्पीड भी मेंटेन कर रखी है, एक्यूरेसी भी, तब जाके आपका 90%, 80%, 85% इस तरह से स्कोर बनता है। 100% कभी बन ही नहीं पाता, क्योंकि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करता, वहां पे कुछ और ही होता है, समझ रहे हो? तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। और इतनी ही बातें थी, 2-4 बातें एक बार रिवाइज कर देता हूं। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है, ओरिएंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आपकी एबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, प्रैक्टिस हर सेक्शन की आपको बहुत ही हाई लेवल पे करनी है, और साथ के साथ थिंकिंग पावर, कंसंट्रेशन पावर और कैलकुलेशन, ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो स्पीड को जो है इंप्रूव करेंगी, और ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करेंगी। अगर ये सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो चुकी हैं तो उम्मीद है कि आपका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आज से ही मुझे भी दिखेगा और आपको भी देखना चाहिए। तो ट्राई करना सभी लोग इन पॉइंट्स को अप्लाई करने का, ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो, जो भी आप सोचते हो, किसी भी तरह का नेगेटिव पॉजिटिव, आप लोग कमेंट करके मुझे अभी बता सकते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल पर रेगुलर क्लासेस रहती हैं इंग्लिश की, अगर किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए तो वहां अवेलेबल है, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ है, किसी भी तरह के लिए आप लोगों का वेलकम है। जय हिंद, बाय बाय।